ठीक है, तो एनी क्वेश्चन सो फार? पिछले लेक्चर में से कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, वरना फिर हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो हम ये देख रहे थे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, रिकनेक्ट कर लेते हैं रादर, कि हम ये पढ़ रहे थे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। जो एक होता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, जिसको हम अभी तक पढ़ रहे हैं। सिस्टम को चलाना, सिस्टम को ऑफ करना, सिस्टम आपकी इंस्ट्रक्शन ले, तो ये हमने पढ़ा था। तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लासिफिकेशन आज पढ़ेंगे। उसके अलावा हमने दूसरा पार्ट पढ़ा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलता है। यानी लोअर लेवल पे मशीन होती है, सिस्टम होता है, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो उसको चलाता है, उसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन चलती है। ठीक है, तो देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको याद होने चाहिए, तो हम जरा समझ लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हम जरा समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से लेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में सवाल हुआ था कि ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम पे, तो हम जरा देख लेते हैं कि रियल टाइम क्या होता है। आरटॉस कहते हैं इसको, आरटॉस, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो जरा पढ़ लीजिए, फिर सर समझाते हैं कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, अब एज्यूम कर लीजिए एक रोबोट है। अब रोबोट है, या लास्ट कल उसमें पूछा गया था मुझसे, तो मैंने वॉशिंग मशीन की और माइक्रोवेव ओवन की एग्जांपल दी थी। लेकिन रोबोट है, रोबोट क्या करेगा? रोबोट का एक मैकेनिकल पार्ट है, लेकिन जब आप उसको इंस्ट्रक्शन दें या कोई चीज सेंस करे, तो वो अपना हाथ हिलाए या पाँव हिलाए। तो हाथ हिलाने वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन दी जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कंप्यूटर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है आर्म को, और आर्म मूव करता है। ठीक है, ठीक है, तो अगर आपको याद हो, कर्नल है और डिवाइस ड्राइवर है। तो कर्नल क्या करता है? प्रिंटर को कहता है प्रिंट करो। तो प्रिंट क्या है? इस डिवाइस। और डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करता है। इसी तरह से अगर रोबोट को करना है तो एक कंप्यूटर होगा या छोटा सा प्रोसेसर होगा, और प्रोसेसर के ऊपर कोई कर्नल होगा जो प्रॉब्ली उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा। उससे ऊपर आपकी एप्लीकेशन होगी जिसको आप लिखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा ऑनलाइन रियल टाइम एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। इसमें बहुत कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत कुछ नहीं करना है आपने। एक्सेल की फाइल नहीं रीड करनी है, प्रिंटिंग नहीं करनी है, तो वो बहुत ही छोटा सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो नॉर्मली क्यूएनएक्स का न्यूट्रिनो आरटॉस यूज किया जाता है। और अगर आपने कोई आईओटी बेस्ड मशीन पे काम करना है, तो छोटा सा प्रोसेसर होगा ऑर्डिनो, और ऑर्डिनो में ये क्यूएनएक्स का न्यूट्रिनो लगा होगा, और उससे आप वो बातचीत करेंगे। ठीक है, तो दैट्स एन रियल टाइम ऑनलाइन सिस्टम। यानी आप जैसी मशीन को ऑन करते हैं तो वो भी ऑन हो जाता है ठक से। ठीक है, और जब आप जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं या इंडस्ट्रियल सिस्टम है, इंडस्ट्रियल सिस्टम में फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मशीन है जिसको आपने ऑटोमेट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक उसमें है, आप क्या नाम है, टेक्सटाइल मिल में, और टेक्सटाइल मिल में आपने उसको कोई इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि अगर ऐसा हो तो रुक जाना, अगर ऐसा हो तो, कोई टेम्परेचर हो तो रुक जाना, होता है ना, जिस तरह आप कंट्रोल करते हैं। तो वो जो मशीन्स को आप कंट्रोल करते हैं सॉफ्टवेयर के लिए, तो जाहिर सी बात है उसमें कोई कंप्यूटर होगा, कोई चीज सेंसर लगा होगा, तो सेंसर सेंस करेगा टेम्परेचर को, और अगर वो सही है तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, लेकिन अगर वो गर्म हो रही होगी या खराब हो रही होगी तो फिर वो इंस्ट्रक्शन देगा कि रुक जाओ, और वो रोक देगा। तो दीज आर कॉल्ड प्रोसेसर बेस्ड एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो रन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ठीक है, क्लियर है? इसको जरा सर्च भी कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। इसी तरह से लिनक्स का भी एक छोटा सा कर्नल होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अगर आप छोटी सी चीज देखें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में नहीं आया था, अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया है, तो उसका पता नहीं, लेकिन बाकी हम यूज करते हैं विंडोज, यूनिक्स। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें? क्लियर? जी जी सर, क्लियर है, आगे चलते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। सिंगल यूजर, सिंगल टास्किंग, ये
बहुत यूज किया होगा आप लोगों ने, खैर अब तो नहीं यूज किया होगा, लेकिन विंडोज में क्योंकि सिंगल यूजर होता है मल्टीटास्किंग होती है। लेकिन ये है डॉस का जमाना कि आपने एक इंस्ट्रक्शन दी और आप उसको चला रहे हैं, एक प्रोसेसर है और एक चलाने वाला है, ठीक है ना। तो वन यूजर कैन इफेक्टिवली डू वन थिंग एट ए टाइम, ठीक है। ये जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम थे सिंगल यूजर होते थे, सिंगल टास्किंग होते थे, ठीक है ना। तो जिस जमाने में जो 25-30 साल पुराने पहले जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था वो यही था कि एम डॉस क्या करता था, सिंगल यूजर सिंगल टास्क, ठीक है। तो अब जैसे विंडोज है इसमें सिंगल यूजर हो सकता है लेकिन मल्टीपल टास्किंग होती है, सिंगल टास्किंग नहीं होती, ठीक है। तो ओएस विद कमांड लाइन इंटरफेस, अभी हमने पिछले एक लेक्चर में पढ़ा था कमांड लाइन क्या चीज होती है, ठीक है ना। अभी दिखा देता हूँ कमांड लाइन क्या होती है। टेक अप द स्पेस ऑन द डिस्क, रन ऑन इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर्स। कमांड लाइन अगर आपको याद हो अभी जो हमने थोड़ा सा पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में, ये वाला कमांड लाइन, ये कमांड देते थे फिर वो चलता है सारा कुछ, तो ये डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। दूसरा है सिंगल यूजर लेकिन मल्टीटास्किंग, ठीक है। तो सिंगल यूजर जैसे आपका विंडोज है तो पीसी पे चलता है, तो मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ द पीसीज एंड लैपटॉप, ठीक है। सिंगल यूजर इंटरेक्ट विद सेवरल प्रोग्राम्स, आप अपने लैपटॉप पे बहुत सारी चीजें चला सकते हैं, ठीक है। आप एक वक्त में वीडियो भी देख रहे हैं, एक वक्त में आप प्रिंटिंग भी कर रहे हैं, आप एक वक्त में एक्सेल भी देख रहे हैं, बहुत सारे काम आप कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। तो मैकिंटॉश का ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, लिनक्स का हो सकता है, विंडोज एपी से आप बहुत फेमिलियर है विंडोज से, ठीक है। तो ये किसी भी छोटे से लैपटॉप पे चला जाएगा या डेस्कटॉप पे चला जाएगा, तो नॉर्मली दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, आप अगर अपने विंडोज पे टास्क मैनेजर को देखेंगे तो दिखा रहा होगा कि क्या क्या काम वो कर रहा है। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, अब ये वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बड़े कंप्यूटर पर लगते हैं, ठीक है ना। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर्स, याद है हमने जब पढ़ा था शुरू में, जब हम फेस टू फेस क्लास कर रहे थे तो हमें याद था कि 3 तरह के पर्सनल कंप्यूटर के अलावा कंप्यूटर होते हैं जिनकी प्रोसेसिंग पावर बहुत होती है और जो मल्टी यूजर्स और मल्टी टास्किंग, ठीक है ना। डिफरेंट, जैसे 100 लोग हैं तो हर आदमी अपना अलग अलग काम कर रहा है, तो वो अपना अलग अलग काम कर रहा है तो फिर वो कंप्यूटर उसको, ठीक है। तो मल्टी यूजर इज अ टर्म दैट अलाउज कॉन्करेंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर्स, तो एक प्रोसेसर है उसको 100 लोग यूज कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ऐसा नहीं है, उसको हैंडल नहीं कर पाएगा तो सिस्टम क्रैश करेगा, ठीक है। तो वो हर यूजर को अलग अलग यूजर देता है, उसको सर्विस दे रहा होता है, ठीक है। तो many users can connect to one computer, each has unique session ID, ठीक है। ये वाले सिस्टम है यूनिक्स, लिनक्स, वीएमएस, ठीक है, ठीक है। और मेंटेनेंस कैन बी इजी। अब जाहिर सी बात है इसमें अगर 100 लोग 1000 लोग चल रहे हैं तो पावरफुल कंप्यूटिंग चाहिए। तो अब मैंने आपको ये भी बताया था उस कंप्यूटर्स में पढ़ते वक्त क्या, मैंने सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर्स होते थे। अब जो है वो रैक सिस्टम आना शुरू हो गया, स्केलेबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सुपर कंप्यूटर आपके पास है लेकिन उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई है, तो क्या करेंगे, एक और उससे बड़ा लेंगे या एक और लेंगे। तो अब क्या होता है कि आप जो भी कंप्यूटिंग चाहिए होती है आपको, आप क्या करते हैं, आप एक प्रोसेसर, मतलब जो रैक माउंटिंग होती है उसमें आप ले लेते हैं क्वाड प्रोसेसर 4 वाला, और आपको ज्यादा चाहिए होती है तो 2 प्रोसेसर या हम 2 मदरबोर्ड और ऐड कर देते हैं, ज्यादा चाहिए तो 2 और ऐड कर दें। तो दैट्स हाउ यू सी रैक माउंटिंग प्रोसेसर इन लार्ज कॉर्पोरेशन, बैंकिंग खास तौर से ना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, तो बकायदा उनका रूम होता है जहाँ पर आप ये रैक माउंटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। बड़ी यूनिवर्सिटी में भी आप जाके देख सकते हैं, एनईडी में जाके देख सकते हैं उनका सिस्टम, सिक्योरिटी या फिर उनका सिस्टम और सारी चीजें। ये उसकी एग्जांपल है, ये एक छोटा सा कंप्यूटर है और मतलब रैक माउंटिंग तो नहीं है लेकिन बहरहाल ये यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, ठीक है, डिफरेंट लोग इसको एक्सेस करें। फर्मवेयर, फर्मवेयर का नाम सुना है किसी ने? फर्मवेयर क्या चीज होती है? इसको इस तरह से सोचिए, फर्म एक चीज है जैसे सॉफ्ट, हार्ड एंड फर्म, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या चीज होती है, एनीथिंग यू टच इज ए हार्डवेयर, यानी वो चीज फिजिकल होती है। सॉफ्ट क्या होती है, जो कि चीज फिजिकल नहीं है, आप सीडी पे या कंप्यूटर में या हार्ड डिस्क में कोड लिखते हैं। फर्म क्या चीज है, फर्म का मतलब है चेंज नहीं होने वाली,
ठीक है, तो इसका नाम इसलिए पड़ा है, फर्म का मतलब है चेंज नहीं होने वाली, तो पढ़ लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट दैट आर स्टोर्ड परमानेंटली ऑन ए चिप एंड नॉट ऑन द डिस्क ड्राइव। ठीक है, चिप होती है उसके अंदर। When a computer power on, firmware is the first program that is always executed. तो याद है हमने जो बूटिंग का सिस्टम पढ़ा था, एक बायोस होती थी, बायोस में फर्मवेयर होती थी जो सिस्टम को कहती थी कि जनाब मछली आई है तो जनाब हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम लाओ, लोड करो, तो ये वो वाली चीज होती है। ठीक है, फर्मवेयर कंसिस्ट ऑफ द स्टार्टअप एंड फ्यू लो लेवल आईओ रूटीन्स that assist the computer in finding out the execution of the rest of the, ठीक है, यानी वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोड होता है हार्ड डिस्क से, तो बायोस उसको इंस्ट्रक्शन देती है। तो बायोस में फर्मवेयर होता है जो कि मशीन बनाने वाले ने या मैन्युफैक्चरर ने बनाया होता है। ठीक है, एक चिप होती है, बहुत छोटी सी चिप है जिसमें आप डाल देते हैं। ठीक है, तो पहले वो ऐसी चिप होती थी जो प्रोग्रामेबल नहीं होती थी, यानी रीडेबल होती थी खाली। रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। लेकिन अब जो है वो स्टार्टेड यहीं से हुआ था कि फर्मवेयर हैड रीड ओनली मेमोरी, लेकिन बहरहाल फिर उसके बाद अब प्रोग्रामेबल रीडेबल मेमोरी भी होती है। ठीक है, तो प्रोग्रामेबल रीडेबल मेमोरी थोड़ी महंगी होती थी। ठीक है, फिर इवेंचुअली अब जो आ गई है वो अब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। लेकिन बहरहाल आप उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, सिस्टम ने बना के दिया आपको तो आप कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। ठीक है, तो बट ई प्रॉम वाज एक्सपेंसिव, ये सारी चीजें। तो फर्म का मतलब क्या है कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर जो मैन्युफैक्चरर ने डाला हुआ है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर रहा है। इसको यूं समझ लीजिए, जब पहले बहुत पहले जब ये सब नहीं था, तो जब आप डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पहले लोड करता था, आप उसको इंस्ट्रक्शन देते थे, लोड करते थे। फिर विंडोज आया तो फिर विंडोज खुद लोड नहीं होता था, आप उसको इंस्ट्रक्शन देते थे, लोड करते थे। ठीक है, तो फिर वो चीज जो आप करते थे, यानी फ्लॉपी लगाई और कहते थे ए कॉलन से बूट करो, तो वो बूट कर देता था। अब वही चीजें रॉम में लिखी हुई है, ठीक है, या रोम में लिखी हुई है। तो वही काम जो आप पहले मैनुअली करते थे वो खुद ब खुद हो जाता है। यानी विंडोज जो आपको चलती हुई नजर आती है वो लोड कोई कर रहा है, तो मशीन जब ऑन होती है तो उसको नहीं पता होता है, तो कोई कोई उसको कह रहा होता है, तो दैट इज फर्मवेयर। ठीक है, एक छोटी सी चिप है, इसमें उसको मालूम है कहाँ जाना है और कैसे लोड करना है, और वो जो काम आप पहले खुद किया करते थे अब वो करके देता है आपको। क्लियर है ये बात? बात समझ में आ रही है? जी सर। सर वो एक ई ई प्रॉम भी तो होती है, ई ई पी रॉम, जिसमें वो दो ई आते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हाँ, इतनी इंग्लिश में नहीं जाएंगे हम, बहरहाल वो यही है, इरेजेबल प्रोग्राम है। मतलब समझ लीजिए पहले तो ये वाली थी ना कि एक दफा होती थी, आप उसको बर्न कर देते थे और वो अगर खराब हो गई तो फिर दोबारा से बर्न करते थे। ये बहुत पुरानी बात है, ये बात है 30 साल पुरानी बात है। ठीक है, फिर आई रीड ओनली मेमोरी जो सिर्फ एक दफा आपको अलाउ करती थी लिखना, और फिर वो भी खराब हो जाती थी। लेकिन उसके बाद फिर वो आ गई है रैम की तरह की मेमोरी आ गई जो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। और डबल ई कर लिया, कुछ नहीं कर लिया, दोनों फंक्शन हो रहे हैं ना, इरेजेबल भी है और प्रोग्रामेबल भी है, दोनों काम हो रहे हैं ना। जैसे आप हार्ड डिस्क में लिख भी सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं, और डबल ई कर दें उसको क्या इलेक्ट्रॉनिक, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनिक ही है ना वो, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि अब जो आ गई हैं, लेकिन बहरहाल आप बताने का मकसद फर्म का मतलब ये कि आप उसमें छेड़छाड़ नहीं करते। आप हार्ड डिस्क में लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन जो फर्मवेयर है उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि मैन्युफैक्चर ने बनाई होती है और वो मदरबोर्ड पे होती है। दिस इज द पॉइंट। और उसमें कौन सी चिप लगी है इस बहस में हम नहीं जाते, रोम है, पी रोम है या ई प्रोम है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि भाई फर्मवेयर है वो, आप उसको मालूम है अब ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से लोड करना है, कहाँ पड़ा होगा, ये है बात। ठीक है, क्लियर आ रही है बात? जी सर, क्लियर है। ठीक है, हम्म। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यूटिलिटीज क्या होती हैं? एंटीवायरस, डेटा कंप्रेशन, अब ये सारी चीजें जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम लगा देते हैं, तो जब आप बहुत सारी एप्लीकेशन लिखते हैं और दुनिया भर से चैटिंग करते हैं और सारा कुछ करते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको कोई मेल फंक्शनिंग आ जाएगी या वायरस आ जाएगी या कोई चीज आ जाएगी। ठीक है, तो मेल फंक्शनिंग क्या है कि वो
हेल्दी आपका कंप्यूटर नहीं रहता, तो वो वायरस है, तो वायरस को प्रोटेक्ट करने के लिए, लॉक करने के लिए देयर आर यूटिलिटीज। इसी तरह से बड़ी फाइल को भेजना है तो कंप्रेस कर लेते हैं विनजिप के थ्रू, या सबको क्लब करना है तो दीज आर यूटिलिटीज। ठीक है, दीज आर यूटिलिटीज। डिसऑप्टिमाइजेशन, आई डोंट नो, डीफ्रेगमेंटेशन विंडोज में जिसने चलाया होगा उसको मालूम होगा क्या डिसऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। ये वैसे ही जैसे आप लिख रहे हैं कुछ और डिलीट भी करते जा रहे हैं, तो जैसे ऐसे आपका एक स्टोर है जहाँ आपने बहुत सारा सामान रखा था और आप उठा उठा के उसको इस्तेमाल करते जा रहे हैं, तो जगह जो है ना वो ऑर्गेनाइज नहीं होगी, फिर आप तरीके से लगाएंगे तो वो इसी स्टोर में और जगह मिल जाएगी। तो हार्ड डिस्क में भी ऐसे ही है। ठीक है, तो आप डीफ्रैग करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं डिस्क को। ठीक है, तो वो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो देखेगा कि कौन कौन सी चीजें डिलीट है, फाइलों को एक तरफ रख देगा, जो डिलीट वाली स्पेस है उनको एक तरफ कर देगा। तो फाइलों को दोबारा से रीराइट करना और तरीके से रखना इज कॉल्ड डीफ्रेगमेंटेशन। देखा होगा आपने विंडोज में, यूज किया होगा शायद। ठीक है, इसी तरह से और यूटिलिटीज है कि आपका जो जो आपकी सॉफ्टवेयर आपने लिखा है वो तो आपने एक दफा लिखा है, लेकिन जो डेटा आप डाल रहे हैं 5 साल से 10 साल से, वो एक्चुअल वैल्यू होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसका जाया नहीं होना चाहिए, वो खराब नहीं होना चाहिए। तो अब बहुत सारे है ना, क्या ऑफिस में आग लग गई या बम लग गया या पूरा जलजिला आ गया और वो सारा डेटा चला गया और जीरो पे आ गया, तो अब ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब क्या होता है कि डेटा कहीं स्टोर होता है और बहुत सारी चीजें हैं उसमें स्टोर होने में। पूरा पूरा बैकअप ऑनलाइन हो रहा होता है कहीं। जैसे अगर आपका कोई बैंक है आई चंद्रीगढ़ रोड पे, उसको अगर आप बम से उड़ा दे तो उसकी कहीं हार्ड साइट होगी, सॉफ्ट साइट होगी, या हॉट साइट कहते हैं इसको। कहीं शहर के अंदर एक घर होगा जहाँ पर गाड़ियां आती होंगी और आपको पता नहीं होगा ये फलाने बैंक का हेड ऑफिस है जहाँ सॉफ्टवेयर चल रहा है, उनका सारा कुछ कर रहा है। तो ये बैकअप होता है डेटा का, एप्लीकेशन भी होती है। ठीक है ना, तो ठीक है, तो बैकअप बन रहा होता है, सारी चीजें खरीदे। दीज आर द यूटिलिटीज। आगे चले, ये वो काम है जो आप लोग बहुत करते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। ठीक है ना, तो ये हमने पढ़ा था मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज में कोई चीज लिखना या लॉजिक लिखना मुश्किल होता है, तो हायर लेवल लैंग्वेज जो आप कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, वो नॉर्मली हायर लेवल लैंग्वेज में करते हैं। ठीक है, जो प्रोसेसर के समझ में आ रही होती है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों चीज होती हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फर्क क्या है? कंपाइलर में फर्क ये है कि कंपाइलर पूरा प्रोग्राम लेता है, उसको उसका स्ट्रक्चर सही करता है। जब भी आप लिख रहे हो तो उसका स्ट्रक्चर सही करवाता है आपसे, और फिर जब आप उसको सही हो जाता है तो फिर आप उसको कंपाइल करते हैं। ठीक है ना, पूरे प्रोग्राम को उठा के कंपाइल करता है। ट्रांसलेट द कोड इज यूज्ड बाय द माइक्रोप्रोसेसर व्हेनेवर द प्रोग्राम नीड्स टू बी रन। जबकि इंटरप्रेटर में क्या होता है, वो पहली लाइन पढ़ेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, दूसरी पढ़ेगा इसको, तो लाइन बाय लाइन चलता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चलता है। इट रीड सिंगल स्टेटमेंट, ट्रांसलेट इनटू द मशीन लैंग्वेज एंड पास सो दैट मशीन लैंग्वेज कोड। ठीक है, तो ये बस ये फर्क है कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में। ठीक है, तो कंपाइलर कंपाइल कर देता है एक ही दफा में, इंटरप्रेटर सुनता है, ट्रांसलेट करता है, सुनता है, ट्रांसलेट करता है, एक एक लाइन करता है। ठीक है, समझ में आ गया फर्क? सर पूछेंगे तो आप बता सकते हैं कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। क्लियर है भाई? ठीक है, तो यस सर। दिस इज द लेक्चर 10 खत्म हो गया और हम अब नेक्स्ट लेक्चर शुरू कर लेते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेक्चर, ताकि फिर हम दूसरा लेक्चर शुरू कर दें। नहीं सर, नहीं है कोई भी क्वेश्चन। होगा भी तो पूछेंगे नहीं सर, वक्त जाया नहीं करना है बस। सही है। नहीं सर, नहीं सर, मेरा क्वेश्चन था, मैंने पूछा ना, देखें। हाँ सही है, चलिए अच्छी बात है। सर आपने कहा था वीडियो, बेटा ओके सर आपने कहा था वीडियो दिखाएंगे। किस चीज का था जरा मुझे याद दिला दे। असेंबली लैंग्वेज की बात कर रही हैं आप? पलक, टॉकिंग अबाउट पलक, कुछ वीडियो दिखाने की बात कर रही है। असेंबली की बात कर रही है, किसकी बात कर रही है आप? पलक, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने कुछ कहा था आपसे, वादा तो किया था मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए, रिकॉर्डिंग हो रही, चलिए ठीक है, थैंक यू।
ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं पीसी वालों को। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि डॉस की थोड़ी सी डिटेल पढ़ ली, अभी पढ़ी थी। तो डॉस 1981 से 95, कुछ लोगों के पैदा होने से पहले ही है, आपने तो नहीं देखा होगा, लेकिन बहरहाल ये डोमिनेट करता था। तो माइक्रोसॉफ्ट एम एस डॉस, एम एस जहाँ भी आएगा वो माइक्रोसॉफ्ट था। फिर बहुत सारे वर्जन थे, पीसी डॉस, डॉक्टर डॉस, फ्री डॉस, पीटीएस, तो ये बहुत सारे वर्जन थे। ठीक है, तो ये नॉर्मली सिंगल यूजर, जो हमने पढ़ा सिंगल यूजर सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम था, कमांड इंटरफेस था। ठीक है, ये हमने देख लिया था कि अगर आपने डायरेक्टरी देखनी है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये पुराने जमाने में इस तरह से होता था। ठीक है, सोर्स डेस्टिनेशन फाइल। अगर आपने कमांड कॉपी करनी है तो कॉपी लिखा है, अगर मैंने कल बताया था आपको कि ये आप लिखते हैं कॉपी, उसके बाद पूरा उसका लिखते हैं और सोर्स लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप डेस्टिनेशन लिखते हैं। तो ये सारी चीजें, ठीक है, तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन, तो इस तरह से आप करते हैं। ये एप्लीकेशन हुआ करती थी उस जमाने में। देख रहे हैं आप, ये ग्राफिक नहीं है, आप लोग तो आदी हो गए ग्राफिक देखने के, लेकिन ये ग्राफिक नहीं है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये भी एक्चुअली लाइन नहीं है, कुछ कैरेक्टर को प्रिंट किया गया है स्क्रीन के ऊपर, तो जिससे आपको लाइन नजर आ रही है। ये ग्राफिक नहीं है। ये देख रहे हैं आप, ये कॉलम बनाए हुए हैं, वो टेक्स्ट प्रिंट कर करके। ठीक है, और ये आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का कैश, बियर सर्वर, ये सारी चीजें, ये सारी इस तरह की एप्लीकेशन हुआ करती थी। ठीक है ना, तो बहुत ही अगली होती थी, लेकिन वायरल जमाने में बहुत वैल्यूएबल थी कि अब आप अपने एम्प्लॉय की मेंटेनेंस देख सकते हैं, चीजें देख सकते हैं। ठीक है, अब तो है बहुत ज्यादा जो खूबसूरत होने लगी है। उसके बाद आ गया विंडोज। विंडोज बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर था, जो कि मेजॉरिटी, अब 90 हो या 10 हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कंप्यूटर्स में ये इंस्टॉल है विंडोज। या विंडोज का दूसरा वर्जन जो ओपन सोर्स है, ठीक है, उसको भी हम जरा देखेंगे। यूबंटू है, लिनक्स है। यूबंटू इज गेटिंग वेरी पॉपुलर, पावरफुल भी बहुत है। लेकिन झिझक है लोगों को ना, वो जिस तरह आप अगर राइट हैंड गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो लेफ्ट हैंड गाड़ी चलाने में थोड़ा से 2-3 दिन लगेंगे आपको, तो वो झिझक है कि ऑफिस है या यूबंटू है, वो सब चीजें इस तरह का इंटरफेस हुआ करता था। अगर आप गौर से देखें तो लेफ्ट साइड पे जो आपको दिख रही है विंडोज 3.0, यहाँ से स्टार्ट हुआ था 3.0। एक्चुअली ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो 1, 2, 2.5, 2.9 इस तरह तक पहुंच गया था। तो जो बात दोबारा से जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो डॉस नहीं था, वो विंडोज था। विंडोज इसलिए कहते हैं, किसी को मालूम है विंडोज क्यों कहते हैं? किसी को मालूम है विंडोज क्यों कहते हैं? नहीं सर, नहीं मालूम। अच्छा, डॉस तो मालूम है, डिस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ग्राफिकल हो गया है, और इसमें कुछ खिड़कियां नजर आ रही हैं, एक विंडो, दूसरी विंडो, तीसरी विंडो। तो देयर आर मल्टीपल विंडोज, और इसका जो वर्जन 2.89 के बाद जो आया वो 3.0। तो ये विंडोज का वर्जन 1 था ही नहीं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन जो डॉस का चल रहा था उसके बाद आया। तो 3.1 आया, उसके बाद फिर डिफरेंट वर्जन आ गए जो कि 90s के अंदर आ गए, ये 80s के अंदर आया समझिए। ठीक है, देख रहे हैं अभी विंडोज, छोटी विंडोज, बड़ी विंडोज, गेम्स और ये सारी चीजें। और बहुत सारा जो टेक्स्ट था वो तकरीबन सिमिलर था, यानी बहुत खूबसूरत टेक्स्ट या उसकी जो ग्राफिकल पिक्चर्स थी वो बहुत जबरदस्त नहीं थी। ठीक है, तो ये पहला कन्वर्जन था। अच्छा, इससे पहले विंडोज माइक उसमें एप्पल के अंदर आ रही थी। एप्पल जो 4-5 साल से था, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस कभी था ही नहीं, उनका हमेशा से विंडोज ही था, ग्राफिकल। ठीक है ना, तो ये पहली विंडोज 3.1 का माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, जिसको आप एमएस कहते हैं, माइक्रो एंड सॉफ्ट। और ये विंडोज, ठीक है, ट्रेडमार्क, टीएम का मतलब है ट्रेडमार्क, और ये पहला वर्जन था विंडोज का। फिर ये उसकी विंडोज थी, यानी एक विंडोज, उस पर दूसरी विंडोज, तीसरी विंडोज, तो इन्होंने कहा ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज है, खिड़कियां खोल देता है। ठीक है, तो ये आपको अगर फाइल मैनेजर है तो इस तरह से खुल जाएगा। ये ना, ये आप यहाँ से आपने क्या, फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर को क्लिक किया तो ये खुल गया। ठीक है, तो ये बहुत ही समझिए पहला वर्जन था जो ग्राफिक्स या कमांड लाइन में। तो अब होता क्या था कि जो चीज आप
कमांड लाइन से करते थे, वो यहाँ से करते थे। अच्छा, बैकग्राउंड में तो वही कमांड लाइन ही चलेगी। जब आप कहेंगे ना ओपन करो, तो ये जाके ओपन करेगा। डायरेक्टरी देखनी है तो डायरेक्टरी दिखाएगा आपको। तो पीछे तो वही कर्नल ही चल रहा है, सिर्फ आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो मैनुअली नहीं ले रहा है, विंडोज के थ्रू ले रहा है। ठीक है, तो ये है। तो विंडोज इज ए कंज्यूमर ओरिएंटेड ग्राफिक यूजर इंटरफेस बेस्ड। जी, सवाल है कोई? सर ये कब लॉन्च हुई थी 3.0? एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 80s के अंदर। मैं अभी देख के बता देता हूँ आपको, आप वैसे सर्च करेंगे तो बता देगा, क्योंकि 80s के अंदर ये आना शुरू हुई थी। और फिर 90 के अंदर विंडोज 95 आई थी, फिर वो 98 90। ठीक है, तो ये इस तरह से था। मैं अभी देख के बता देता हूँ, नहीं तो आप देख लीजिएगा, मुझे सही से याद नहीं है। ठीक है, तो सर उस टाइम माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस कराई थी या किसी और ने? नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने कराई थी। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ेंगे 3.0? ना, अच्छा, थोड़ा सा चल रही है। बैकग्राउंड पढ़ेंगे तो हुआ ये था कि डिस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी जो पहला कंपटीशन था वो माइक्रोसॉफ्ट का ही था। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक हद तक पॉपुलर हुआ, उसके बाद मैकिन्टॉश, क्योंकि जो कंप्यूटर थे वो महंगे भी तो थे, लेकिन उनकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो विंडोज था। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट ने उस जैसा बनाना शुरू किया, या पता नहीं वहां से कॉपी किया या क्या किया। तो बहरहाल एक बहुत बड़ा मुकदमा चला है माइक्रोसॉफ्ट पर। हमारे एप्पल ने चलाया था कि भाई इन्होंने हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चोरी किया। खैर वो प्रूफ नहीं कर पाए थे, काफी साल चला। असल में सॉफ्टवेयर को प्रूफ करना इतना आसान नहीं है ना। आप कोड किसी और तरह से लिख दें, वही चीजें किसी और तरह से लिख दें, आइडिया चुरा लें। तो बहरहाल वो प्रूफ नहीं किया था। तो फिर वो एक पहला जो ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम था वो माइक्रोसॉफ्ट ने, बिल गेट्स का नाम तो सुना है ना, तो बिल गेट ऐसे ही नहीं मशहूर हुआ था, उसने पहला माइक्रोसॉफ्ट का, फिर उसने टीम बनाई और फिर ये, अब तो खैर बहुत बड़ी टीम है और बहुत सारे लोग हैं। तो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। तो ये बात है अबाउट शायद मिड 80s की बात है या लेट 80s की बात है, जब उसने 3.0 शुरू किया था। ठीक है, क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी में था 84 85 में 89 तक, तब तक तो विंडोज नहीं आया था। ठीक है, विंडोज पता नहीं कैसे जाती है बेटा। ऐसी है जैसे आप कोई ग्राफिक लिखते हैं, कोई कमांड लिखते हैं। तो जैसे प्रोग्राम में आप लिखते हैं ना, मतलब आपको बॉक्स बनाना होता है, कोई चीज लिखवानी होती है, तो वैसे ही है जैसे आपने ये असल में सवाल आया है कि भाई कैसे लिखी जाती है। तो देखिए ना, ये एक समझिए कमांड लाइन का इंटरफेस है। कमांड लाइन का इंटरफेस को छुपाना हो तो मैं एक बॉक्स बनाऊंगा, एक बड़ा सा बॉक्स बनाऊंगा जो स्क्रीन पे आ रहा हो, उस पर माइक्रोसॉफ्ट लिखा हो, उस पर विंडोज लिखा हुआ हो, है ना। तो वो आ जाएगा। तो बॉक्स बनाना होगा मुझे, और बॉक्स बनाने के बाद जब मैं इसको क्लिक करूं तो फिर ये एक और छोटा सा बॉक्स आ जाए, और क्लिक करूं तो एक और छोटा सा बॉक्स आ जाए। यही तो मैं बता रहा था कि चल तो पीछे से कमांड रही है, लेकिन आपको एक बॉक्स नजर आ गया है जो आपको। चलिए मैं ये दिखाता हूँ, एक मिनट में समझाता हूँ जो सवाल है ना। जैसे ये है, देखिए हाँ, ये कमांड लाइन ले रहा है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं आप, ये Alt F1 पिक करेंगे तो ये होगा, F1 पिक करेंगे प्रेस करेंगे तो ये होगा। ठीक है, तो ये माउस से नहीं चलता था, की से चलता था। ठीक है ना, आप ये चेंज करने के लिए। लेकिन अगर आप इसी कमांड को लेके और ऊपर एक स्क्रीन बना दें, जो कमांड यही ले और स्क्रीन के थ्रू चल रहा हो, इसके ऊपर एक स्क्रीन लगा दूं जो बहुत खूबसूरत सी हो विंडोज की, तो मुझे एक ग्राफिक बनानी पड़ेगी। और उस पर जो भी आपने कमांड दी हुई है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, ये कमांड में ले लूंगा, और जब आप प्रेस करेंगे माउस को तो मैं वो एग्जीक्यूट कर दूंगा, तो वो ग्राफिकल इंटरफेस बन जाएगा, है ना, या नहीं? सही है? पलक समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? पता नहीं आ रही है या नहीं आ रही है। ये देखिए, बताने का मकसद ये है कि जो आपको ग्राफिकल इंटरफेस नजर आ रही है ना, ये ग्राफिकल इंटरफेस तो सामने नजर आ रही है, पीछे काम वैसे ही हो रहा है जैसे कमांड रन हो रही है।
ठीक है, मसलन मैं कहता हूँ कॉपी करो, ठीक है, मैं यहाँ जाता हूँ और मैं कहता हूँ कॉपी करो, ये वाली कमांड F8, पहले F8 से भी यूज होती थी, कॉपी करो, तो कॉपी वही करेगा, पूछेगा सोर्स कौन सी है, डेस्टिनेशन कौन सी है, ठीक है, आप कहेंगे फलाने फोल्डर से उठा के माउस से इधर ड्रैग कर देंगे, तो पीछे वो वही कर रहा होगा, यानी वो आप जब सेलेक्ट करेंगे तो उसने कॉपी सेलेक्ट कर ली, जब आप सेलेक्ट करेंगे ये वाला फोल्डर तो उसने सोर्स सेलेक्ट कर लिया, फिर आप कहेंगे उसको उठा के दूसरी जगह लेके जाएंगे तो वो डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लेगा और उठा के कॉपी कर देगा बैकग्राउंड में। तो आपको मुश्किल नहीं हो रही है, कॉपी की कमांड याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो काम उसी तरह से कर रहा है। हैव आई आंसर द क्वेश्चन? पलक समझ में आ रही है? चलिए अब आगे चलते हैं। खैर इतनी डिटेल समझने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपने सवाल किया तो बता दिया, लेकिन बहरहाल ठीक है। चलिए बहरहाल तो बहरहाल ये जो आपके जहन में सवालात आ रहे हैं ना, तो इनको जरा सर्च कीजिएगा नेट पे और थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ लीजिए माइक्रोसॉफ्ट का, बिल गेट्स का, फिर आप स्पेसिफिक सवाल लाइए कि सर उसमें ये लिखा हुआ था। जैसे अभी विंडोज की लॉन्चिंग डेट पूछी जो मुझे याद नहीं है, तो मैं देख के बता दूंगा आपको।